हेलो, कैसे हैं आप सभी? तो आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 8 का अध्याय 1। कब, कहाँ और कैसे। ये अतीत से वर्तमान पुस्तक है। तो देखिए, पिछली कक्षाओं में हमने यह जाना कि अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 कालखंड प्राचीन, मध्य और आधुनिक 3 कालखंडों में बांटा गया है। कक्षा 6 में हमने प्राचीन एवं कक्षा 7 में मध्यकाल में हुए कुछ मुख्य परिवर्तनों एवं विशेषताओं के बारे में जाना। अब कक्षा 8 में हम मुख्य रूप से आधुनिक काल में हुए परिवर्तनों और उनकी जानकारी हमें जिन स्रोतों से मिलती है उनके बारे में जानेंगे। प्रत्येक काल में होने वाले परिवर्तन ही उस काल की विशेषता होती है। आप यह जानते हैं कि हमारी दुनिया शुरू से लेकर आज तक कभी भी स्थिर नहीं रही। हम लोगों के सामूहिक क्रियाकलापों के कारण हमेशा बदलती रहती है। इन बदलावों के कारण हमारे समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, कला, संस्कृति आदि प्रायः सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे देखिए, प्राचीन काल में मनुष्य की जिंदगी में आने वाले 5 मुख्य परिवर्तन क्या हो सकते हैं? उन्होंने आग का आविष्कार सीखा, जैसे पहिए का आविष्कार सीखा, है ना। खेती सीखी, पशुपालन सीखा, ये सब चीजें। मध्यकाल में हमने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो 5 परिवर्तन क्या हो सकते हैं वो हम पिछले कक्षा में पढ़े। आधुनिक युग में ये जो पुस्तक है आपकी क्लास 8 की, ये पूरी आधुनिक मॉडर्न इंडिया पर आधारित है ना। तो आधुनिक युग में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन हमारे देश के साथ साथ दुनिया के अन्य भागों में भी हुए। ये परिवर्तन कब और कैसे शुरू हुए और उन्होंने दुनिया को किस तरह प्रभावित किया, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक शब्द है आपकी पुस्तक में, पुनर्जागरण। क्या है ये पुनर्जागरण? आधुनिक युग को जन्म देने वाली अनेक परिवर्तनों की शुरुआत सबसे पहले कहाँ होती है? तो यूरोप में हुई। 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन आरंभ हुआ। अब देखिए, शताब्दी हमने कहा था कि अगर हम ये ईसा मसीह के जन्म को हम 0 मानते हैं तो पहली शताब्दी 0 से 1 पहली ईस्वी, दूसरी, तीसरी, इसी तरह 15वीं, है ना। तो पहली शताब्दी में पहला 100 वर्ष देखिए, जैसे 0 है, अगर हम ये 0 मान लें तो पहला 100 वर्ष अगर हम, ये हो गया पहली शताब्दी। फिर 101 से 200 तक ये होगी दूसरी शताब्दी। तो 15वीं शताब्दी कब से कब तक होगी? तो 1401 से 1500 तक। ठीक है। तो 1400 के बाद जब 15वीं शताब्दी शुरू होती है, इटली में नया आंदोलन प्रारंभ होता है जिसे हम पुनर्जागरण कहते हैं। इस आंदोलन ने लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने और पहले से चले आ रहे सिद्धांतों पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया। फलतः वैज्ञानिक पद्धति का प्रसार हुआ। मतलब अब जो हम पहले से ज़माने से लोग कुछ चीज़ों को मानते चले आ रहे थे, कुछ सिद्धांत, कुछ चीज़ें, अब उन पर प्रश्न उठाने लगे कि आखिर ऐसा क्यों भई। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ यह है कि प्रश्न प्रस्तुत करके प्रयोग द्वारा सत्य को जानना। प्रश्न चिन्ह लगाने की इस आज़ादी ने लोगों को अपने ही शासकों के प्रति आवाज़ बुलंद करने के लिए भी प्रेरित किया। धार्मिक क्षेत्र में भी लोग अंधविश्वास पर आधारित आपत्तिजनक प्रयासों के खिलाफ आवाज उठाने लग गए। व्यापार संबंधों और अन्य संपर्कों के जरिए इस दृष्टिकोण का धीरे धीरे दुनिया के अन्य भागों में भी विस्तार हुआ। अब देखते हैं कि खोज यात्राएं कैसे शुरू होती है। सीमित मान्यताओं की सच्चाई जांचने के साथ साथ इस वक्त नई चीजों को खोजने के भी काफी प्रयास किए गए। इसी समय अपने इलाके से बाहर की दुनिया के बारे में जानने का भी प्रचलन शुरू हुआ। इसके अंतर्गत यूरोप के नाविक और नौचालकों ने दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचने के प्रयास शुरू किए। एशिया और अमेरिका के देशों तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज भी इन्हीं प्रयासों का परिणाम थी। अब यूरोप से लोग निकल के
दूसरी दुनिया की खोज, है ना, यूरोप तक कैसे समुद्री मार्गों की खोज हो गई, ये सब देखेंगे हम। इन प्रयासों से यूरोप के कुछ लोग कुछ ऐसे देशों तक भी पहुंच पाए जिनके बारे में उन्हें और दुनिया के बहुत सारे लोगों को कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसा कोई देश पहले अस्तित्व में भी है। आपने स्पेन के प्रसिद्ध नाविक कोलंबस के बारे में तो सुना होगा, जिसने इसी समय 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज की। तो अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की? कोलंबस ने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा के बारे में भी आपने सुना होगा कि उसने 1498 में यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्गों की खोज की थी। मतलब यूरोप से अगर भारत आना है तो जमीन वाले रास्ते की तो पहले से पता था सबको, लेकिन समुद्री रास्तों की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने किया। और ये पुर्तगाल के नाविक थे। और कब किया? तो 1498 में। इसके बारे में हम विशेष रूप से इकाई 2 में पढ़ेंगे। नए मार्गों और भूभागों की खोज का एक परिणाम यह हुआ कि यूरोप के देशों का इन नए देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। अब आते हैं पूंजीवाद एवं औद्योगिक क्रांति। तो यहाँ हमने दो चीज पढ़े। अमेरिका की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने। भारत की खोज अमेरिका की खोज कोलंबस ने की और भारत के समुद्री रास्तों की खोज वास्को डी गामा ने। अब आते हैं पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति। इन व्यापारिक संबंधों से यूरोप के व्यापारियों ने बहुत लाभ कमाया। लाभ होने के कारण धीरे धीरे इनके पास पूंजी जमा होने लग गई। इस पूंजी को उन्होंने पुनः व्यापार में लगाया। मान लीजिए अभी आप कोई काम शुरू करते हैं और वो बहुत अच्छा चला, आपके पास पैसा आया, आपने उस पैसे को पुनः व्यापार में ही लगा दिया, है ना, तो आपके पास पूंजी जमा हो गई। इस प्रकार 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे हम पूंजीवाद कहने लग गए। जब यूरोप के लोग जब दूसरे देशों में जाकर व्यापार पूरा मतलब बहुत लाभ कमाया इन लोगों ने, और उनसे इन लोगों के पास पूंजी जमा होने लग गई, जिससे एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे हम क्या कहते हैं? पूंजीवाद कहते हैं। इस नई सामाजिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी कि पूंजीपतियों और श्रमिकों के दो नए वर्ग उदय हो गए। अब एक जिसके पास पूंजी जमा हो गई वो तो हो गए पूंजीपति। अब उनके पास पैसा आया तो वो अपने काम करने के लिए जिन्हें रखे, है ना, काम करने के लिए कुछ लोगों को रखा, वो हो गए श्रमिक। इससे दो वर्ग हो गए समाज में, एक पूंजीपति और एक श्रमिक। पूंजीपति व्यापार के लिए तैयार होने वाली वस्तुओं के मालिक थे और उनका मुख्य उद्देश्य था मुनाफा कमाना। अब ये जो पूंजीपति थी जब इनका मुख्य उद्देश्य हो गया कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। श्रमिक लोग वस्तुओं का उत्पादन करते थे और पूंजीपतियों से वेतन प्राप्त करते थे। वही उनके लिए जो काम कर रहे होते थे, जो उत्पादन कर रहे होते थे, वो उनके काम करते थे और उनके बदले वो वेतन प्राप्त करते थे। पूंजीवाद के विकास के साथ साथ उत्पादन के तरीकों में भी परिवर्तन होने लगा। आपको याद होगा कि मध्यकाल में कपड़े जो है ये जुलाहे अपने हाथों से बनाते थे। अब आधुनिक युग में कपड़े जुलाहे के अतिरिक्त मशीनों से भी तैयार किए जाने लग गए। एक परिवर्तन आ गया। मशीनीकरण की यह प्रक्रिया इंग्लैंड में 18वीं सदी के उत्तरार्ध, अब देखिए 18वीं सदी कब से हो गई? तो 1700 से लेकर 1800 के बीच में, 1701 से 1800 में। अब उत्तरार्ध का मतलब होता है 1750 के बाद, ठीक है। तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुई और फिर धीरे धीरे अन्य देशों में भी फैली, जिसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। यही मशीनीकरण जब बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा तो उसे हम कह दिए औद्योगिक क्रांति। तो पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति हमने देखा। अब आते हैं उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद। उद्योगों की स्थापना के कारण इन देशों में वस्तुओं का उत्पादन काफी तेजी से होने लगा। अब जब ये इतने बड़े बड़े मशीन लग गए, उद्योग लग गए, तो कोई भी चीजें है ना बहुत तेजी से होने लगी, तो वस्तुओं का उत्पादन काफी तेजी से बढ़ा। अब इन तैयार वस्तुओं को बेचने के लिए एक बाजार की आवश्यकता थी, है ना।
मान लीजिए आप हाथ से कपड़े बनाते हैं तो बहुत धीरे बनता है, और आपके पास घर में मान लीजिए आप कपड़ा बना रहे हैं, 5 लोग हैं, तो वो 5 लोग यूज़ हो गए। लेकिन अगर मशीन लगा दिए तो एक दिन में तो कई कपड़े बन रहे हैं, उतनी तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आपको एक बाजार की ज़रूरत है। ठीक उसी प्रकार अब इन यूरोप के देशों को व्यापार के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ने लग गई। साथ ही इन वस्तुओं को तैयार करने के लिए कच्चे माल की भी आवश्यकता थी। तो दो काम, एक तो उद्योगों के कारण जो उत्पादन काफ़ी तेज़ी से हुआ, उनको बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता थी। दूसरा, इन वस्तुओं को तैयार करने के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता थी। इन दोनों ही आवश्यकताओं ने यूरोप के देशों को अपने देशों से बाहर की दुनिया में पैर फैलाने पर मजबूर कर दिया। अब वो ऐसे जगह की तलाश करने लग गए जहां उनका बाजार भी अच्छा चले और कच्चा माल जो है वो सस्ते में उन्हें उपलब्ध हो जाए। इन देशों को लगा कि अगर वे दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर काबू पा लेंगे तो उन्हें अपने उद्योग के लिए न केवल कच्चा माल सस्ते दामों में मिलने लगेगा, बल्कि उनके तैयार माल के लिए बाजार भी उपलब्ध हो जाएगा। तो दो काम उनका, अगर वहाँ की किसी भी अर्थव्यवस्था पर अगर यूरोप के देश पूरा कंट्रोल कर लेते हैं तो इनका दो काम हो जाएगा। पहला तो उन्हें कच्चा माल आराम से मिल जाएगा, दूसरा उसके लिए बाजार आ जाएगा, है ना। इससे साम्राज्यवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई, है ना। तो एक तो कच्चा माल मिल जाएगा, दूसरा तैयार बाजार उपलब्ध होगा। अगर ये कब होगा, जब वो उनकी अर्थव्यवस्था पर काबू कर लेंगे, और इससे एक नई व्यवस्था का शुरुआत हुई जिसका नाम है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद क्या है? तो सैनिक अथवा अन्य तरीके से विदेशी भूभाग जो आपका नहीं है, विदेश दूसरा है, विदेशी भूभाग के प्रदेशों को अपने अधीन कर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना ही साम्राज्यवाद कहलाता है। तो यूरोप के देशों ने साम्राज्यवादी व्यवस्था की शुरुआत कर दी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुई यह प्रक्रिया एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देशों को औद्योगिक यूरोपीय देशों के आर्थिक व राजनीतिक नियंत्रण के अंदर में ले आई। मतलब देखिए आप कहाँ कहाँ वो गए, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, कई देशों में भी उन्होंने इस व्यवस्था की नींव रख दी। इस प्रक्रिया के अंदर शासित देश जिस पर ये शासन कर रहे हैं उनको हम लोगों ने कॉलोनी कहा, अर्थात उपनिवेश कहलाए वो। बड़े पैमाने पर इस प्रक्रिया को अपनाने के कारण इस युग को हम औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। भारत भी इसका एक उदाहरण है। भारत पर भी वो आके इन्हीं तरह अपनी साम्राज्यवादी व्यवस्था को लागू करेंगे, तो भारत एक क्या हो जाएगा, उपनिवेशवाद हो जाएगा उनका। अब आते हैं, देखते हैं अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांति। दुनिया में हो रहे इन बदलावों के बीच 18वीं सदी के अंतिम दशकों में दो और महत्वपूर्ण बदलाव हुए। पहले का संबंध अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से और दूसरे का संबंध फ्रांसीसी क्रांति से है। अब ये 18वीं शताब्दी में ही है ना, अंतिम जो 2 दशक थे उनमें ये दोनों चीजें होंगी। अमेरिका की खोज के बाद, अमेरिका की खोज किसने की थी, तो कोलंबस ने। कब की थी, तो 1492 में, ठीक है। तो अमेरिका की खोज के बाद वहां यूरोप के देशों ने अपना कब्जा जमा लिया था। जाहिर सी बात है, उन्होंने खोजा, कब्जा जमा लिया, धीरे धीरे यहाँ बस गए। लोगों ने ही यूरोपीय देशों के शासन के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। इसी तरह फ्रांस के लोगों ने भी राज परिवार तथा सामंत वर्ग के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। इन दोनों ही देशों में लोगों का अत्याचार, शोषण और अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर किया गया संघर्ष सफल रहा। इसके बाद इन देशों के लोगों ने अपने अपने देशों में गणतंत्र प्रणाली की सरकार स्थापित की। गणतंत्र मतलब हो गया जो लोगों द्वारा चुना गया हो। स्वतंत्रता और समानता उनके मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए।
फ्रांस और अमेरिका के इन आंदोलनों का कई देशों के लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इसका एक प्रभाव यह भी था कि धीरे धीरे एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों में, जो लंबे समय से एक दूसरे के साथ थे और जो एक जैसी भाषा बोलते थे, अपने को एक जैसा मानने या एक राष्ट्र के रूप में पहचानने जाने की परंपरा की भी शुरुआत हुई। अब जो लोग एक जगह रहते थे काफी समय से, एक जैसी भाषा बोलते थे, है ना, अब उनको एक राष्ट्र के रूप में वो लोग अपने आप को देखने लग गए। अब आते आधुनिक काल एवं हमारा देश। अब ये तो हो गई अमेरिका और फ्रांस की कहानी कि किस प्रकार वहां पर लोगों ने संघर्ष किया और फिर गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत करी। अब आते हैं हमारे देश में। तो इस प्रकार यूरोप में हुए इन परिवर्तनों से प्रभावित होकर अन्य देशों के लोगों ने नए नए ढंग से सोचना विचारना शुरू किया। नए उपनिवेशों की तलाश में जब यूरोपीय हमारे देश में आए, अर्थात भारत में आए, तो हमारे देश पर भी इन परिवर्तनों का प्रभाव पड़ा। आपको याद होगा कि 18वीं सदी के शुरू में हमारा देश इस प्रकार टुकड़ों में बटा हुआ था, है ना। कहीं कोई राजा है, किसी इलाके में दूसरे राजा है, तो मतलब ये एक राष्ट्र नहीं था। कुछ राजा अपने अपने क्षेत्र में राज्य किया करते थे, तो ये टुकड़ों में बटा हुआ था। ये देखिए, प्राय 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब 1750 के बाद आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। आधुनिक शब्द का इस्तेमाल जब समय के संदर्भ में किया जाता है तो इसका अर्थ अतीत का सबसे नजदीक हिस्सा जो पिछले लगभग 300 वर्षों से संबंधित है उसको कहेंगे हम लोग। ठीक है। इसी समय यूरोप के व्यापारी भारत के विभिन्न मार्गों से, विभिन्न भागों से व्यापार में जुटे थे। उनमें से जो व्यापारी इंग्लैंड से आए थे, वे व्यापार करते करते धीरे धीरे हमारे देश के शासक बन बैठे। तो भारत, तो देखिए, भारत सबसे पहले कौन सा यूरोपीय देश आया, तो वास्को डी गामा आया था, वो पुर्तगाली थे। तो सबसे पहले पुर्तगाली आएंगे, फिर डच आएंगे, फिर ब्रिटिश। तो उसी में जो इंग्लैंड था, यूरोप में एक देश है इंग्लैंड, वहां से जो व्यापारी आए वो धीरे 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 हमारे देश के शासक बन बैठे। इन्होंने हमारे देश के स्थानीय नवाबों व राजाओं को हराकर अपना शासन स्थापित किया। इनके बारे में हम विस्तार से इकाई 2 में पढ़ेंगे। आगे के 200 सालों तक हमारे देश पर इनका शासन रहेगा। हमारे देश में अंग्रेजी शासन आने से अंग्रेजी शिक्षा एवं नवीन विचारों का प्रवेश हुआ। फलतः भारतीय लोगों में जागृति आई। आगे की इकाइयों में हम देखेंगे कि किस प्रकार अंग्रेजों ने हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया। हमारी ही चीज़ों को कैसे उन्होंने दोहन कर कर उन्होंने अपने फायदे के लिए किस प्रकार इस्तेमाल किया, वो देखेंगे। अपनी जरूरत की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा। कौन? इंग्लैंड। निर्यात के लिए या अपने लाभ के लिए नई फसलों की खेती करवाई। मतलब उनके लिए जो जरूरी था, उनके उद्योगों के लिए जो जरूरत था, उनकी खेती को उन्होंने भारत में करवाई। आगे हम यह भी जानेंगे कि लंबे समय तक अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप हमारे देश के मूल्यों, मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीके में भी महत्वपूर्ण बदलाव आए। जब एक देश पर किसी दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम औपनिवेशीकरण कहते हैं और इस अवस्था को हम उपनिवेशवाद कहेंगे। तो जब अंग्रेज बहुत सालों तक, 200 साल कम नहीं होते हैं, जब हमारे देश पर शासन करते हैं तो यहाँ की राजनीति, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत बदलाव आते हैं और इसी प्रक्रिया को जब, है ना, दूसरे देश के दबदबे से जब ये बदलाव आते हैं तो इसे हम औपनिवेशीकरण कहते हैं और इस अवस्था को हम उपनिवेशवाद कहते हैं। इस काल विभाजन से अलग हटकर कुछ इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर भी अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। इसी तरह कई अंग्रेज इतिहासकार ने भारतीय इतिहास के कालखंडों को अपने नजरिए से बांटने की कोशिश की है।
जैसे 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश भारत का एक इतिहास नाम से किताब लिखी। किसने लिखी? तो जेम्स मिल ने लिखी। बुक का नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को 3 कालखंड, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इस 3 कालखंडों में बांटा। तो जेम्स मिल ने किस में बांटा? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। कालखंडों के इस निर्धारण को उस वक्त लोगों ने मान भी लिया। जैसे हम लोगों ने प्राचीन भारत पढ़ा तो वहाँ जनरली हम हिंदू के बारे में पढ़े। फिर जब मध्यकालीन भारत आई तो मुस्लिम आक्रमण से शुरू होते हैं, तो मुस्लिम काल उसने माना। और जब ये आधुनिक भारत हम जिसे कह रहे हैं, यहाँ पर ब्रिटिश जो यूरोपीय आए, ब्रिटिशर्स आए, तो इसलिए उन्होंने ब्रिटिश कह दिया। जेम्स मिल को ये लगता था कि एशियाई देश प्रगति और सभ्यता के मामले में यूरोप से काफ़ी पीछे थे। ऐसा जेम्स मिल को लगता था। ये जो एशिया के देश के लोग हैं, मतलब ये उतने सभ्य नहीं हैं, और यूरोप के देश जो है ये हम ज़्यादा सभ्य हैं। उनका मानना था कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का शासन था। भारत के लोग इतने पिछड़े और असभ्य थे कि अंग्रेजी शासन से ही उनका कल्याण हो सकता था। ये जेम्स मिल का कहना था कि भारत के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, तो है ना, जो और हम लोग उनका कल्याण करेंगे। अंग्रेज भारतीय से श्रेष्ठ और बेहतर थे। एक और तो वे भारतीय इतिहास को हिंदू और मुस्लिम काल में बांटते हैं, जबकि अपने लिए वो ब्रिटिश शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब उन्होंने धर्म का नाम नहीं लिया, ईसाई शब्द का प्रयोग नहीं किया, अपने लिए ब्रिटिश शब्द का प्रयोग किया। ब्रिटिश शब्द से संभवतः अपनी एकता और राष्ट्रीयता का बोध कराना चाहते थे। भारत में ये नहीं कहा भारतीय ये वो, उन्होंने कहा हिंदू, मुस्लिम, पर अपने लिए ईसाई नहीं, अपने लिए ब्रिटिश कहा। वो दिखाना चाहते थे कि हम एक राष्ट्र हैं, है ना। जरा सोचिए, क्या इतिहास के किसी कालखंड की अवधि को हिंदू, मुस्लिम या ईसाई दौर कहा जा सकता है? क्या उस समय हिंदू रहे होंगे या मुस्लिम रहे होंगे तो क्या हिंदू नहीं होंगे? क्या किसी अवधि में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते? ऑफ कोर्स चलते हैं। क्या किसी अवधि में अन्य धर्मों के लोगों के जीवन और तौर तरीके का कोई महत्व नहीं होता? हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी भी अवधि का इतिहास किसी एक तरह के लोगों से अकेले नहीं बनता, बल्कि समाज के सारे लोगों को एक साथ मिलकर साथ चलने से बनता है। इसीलिए हम उसे हिंदू या मुस्लिम काल नहीं कह सकते। अब इतिहास को जानते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि इतिहासकार इतिहास को जानने के लिए जिन स्रोत साधनों का प्रयोग करते हैं उसे हम ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। कक्षा 6 एवं कक्षा 7 में भी हमने ऐसी ऐतिहासिक स्रोत के बारे में पढ़ा था। प्राचीन काल एवं मध्यकाल के कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्रोत क्या थे? जैसे प्राचीन काल में शिलालेख हुआ करते थे, ताम्रपत्र पर हम लोग लिखते थे, है ना। उसके बाद हम लोग वो क्या स्तंभ लेख थे, ऐसे कई सारी चीजें थी। उसी तरह स्मरण करें कि प्राचीन काल एवं मध्यकाल के स्रोत तो प्राय एक ही थे, लेकिन प्राचीन काल की तुलना में मध्य काल में स्रोतों की संख्या काफी अधिक हो गई। हमने देखा कि पुराने प्रकार के स्रोतों के अतिरिक्त मध्यकाल में कुछ नए स्रोत आए। आगे हम देखेंगे कि आधुनिक काल में इन स्रोतों की संख्या और विविधता में और भी वृद्धि हुई। ऐसा क्यों हुआ? आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। जब हमने कक्षा 7 में हमने पढ़ा था कि 19वीं सदी से पहले, 19वीं सदी समझ रहे हैं ना, 1801 से हमारा 19वीं सदी हो गई। उसके पहले जो है, उसके पहले के साल में छापे खाने नहीं थे, ये प्रिंटिंग नहीं हुआ करती थी। लिपिक या नकलवीस हाथ से ही पांडुलिपियों से प्रतिकृति बनाते थे, है ना, उनको देखकर वो लिखते थे। बाद में 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक के माध्यम से सरकारी विभाग की कार्यवाहियों के दस्तावेज की कई प्रतियां बनाए जाने लगी।
इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियों को आप आज भी अभिलेखागारों एवं पुस्तकालयों में देख सकते हैं। अभिलेखागारों में सरकार के दस्तावेज को सुरक्षित रखा जाता है। इन दस्तावेजों में सरकार की योजनाओं एवं कर से संबंधित दस्तावेज, पुलिस एवं सीआईडी रिपोर्ट, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों के रिकॉर्ड, विभिन्न कमीशनों के रिकॉर्ड आदि शामिल होते हैं। आज भी हर जिले में एक एक रिकॉर्ड रूम होते हैं। इन्हें आप भी देख सकते हैं। इनके अतिरिक्त तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, कचहरी आदि के रिकॉर्ड रूम भी महत्वपूर्ण है। इसी तरह पुस्तकालयों में वर्षों पहले के पुराने अखबार, व्यक्तिगत पत्र, डायरिया, निजी दस्तावेज, ये चीजें सुरक्षित रखी जाती। महान व्यक्तियों के जीवन एवं आत्मकथा भी इतिहास के अध्ययन में उपयोगी साबित हुए हैं। इन पुस्तकों से हमें उन व्यक्तियों के बारे में विशेष जानकारी मिलती है जिन्होंने राजनीति, प्रशासन एवं समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है ना। उन सबको हम रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। साथ ही इन पुस्तकों से हमें उस समय के समाज में हो रही विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में भी पता चलता है। आत्मकथा एवं जीवनी के संबंध में, है ना, ये आत्मकथा क्या होता है? अपने बारे में अगर आप कहानी लिखते हैं, जैसे बाबर ने अपने ही बारे में लिखा तो उसे हम कहते हैं वो उनकी आत्मकथा थी, है ना। और किसी की जीवनी लिखना है, आप किसी के जीवन के पर कहानी लिखते हैं उनके जीवन के बारे में, तो ये हो गया। अपने देश की राजधानी क्या है? अपने देश की राजधानी दिल्ली। राष्ट्रीय महाअभिलेखागार, नेहरू स्मारक पुस्तकालय एवं पटना में स्थित सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय, बिहार राज्य अभिलेखागार जैसी संस्थाओं में आप जाकर इन सामग्रियों का अध्ययन कर सकते हैं। इधर हाल के दिनों में पिछली पीढ़ी के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के भाषण, साक्षात्कार एवं स्मृतियों के रिकॉर्ड रखने की परंपरा भी कुछ संग्रहालयों में शुरू की गई है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का मानचित्र तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लग गए। सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, कैसी मिट्टी है वहाँ की, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय फसलों का पता लगाया जाता था। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। आज ये सारे सर्वेक्षण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत साबित हो रहे हैं। इससे हमें उस समय के बारे में पता लग रहा है पढ़ के। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। अभी होता है ना, हर 10 साल में जनगणना होती है। जनगणना के द्वारा भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनका धर्म, जाति, व्यवसाय, शैक्षणिक स्तर आदि के बारे में जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं। इन जानकारियों के आधार पर उनकी बेहतरी के लिए फिर हम आगे भावी योजनाएं बनाई जाती हैं। अच्छा बताइए, भारत में पहली और आखिरी जनगणना कब हुई? तो भारत में जो नियमित जनगणना की शुरुआत हो जाती है वो 1881 में शायद शुरू हो जाती है, और आखिरी तो अभी 2011 में हुई है। इन सारे ऐतिहासिक स्रोतों के अलावे एक आम अनपढ़ आदमी जो हम कहेंगे, या कोई आदिवासी हो गए, किसान हो गए, खदान में काम करने वाले मजदूर, फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब, ये क्या सोचते थे, उनके अनुभव क्या थे, इसे जानने के लिए हम लोगों को अभी और कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनको तो हमने लिख लिया, रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन आम आदमी जो थे वो क्या सोचते थे, अब उनकी कई बातों को तो कोई रिकॉर्ड करेगा नहीं, तो वो उनके बारे में जानने के लिए हमें अभी और प्रयास करने पड़ेंगे। इसके लिए हमें उस समय के कवि और उपन्यासकारों की रचनाएं, स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकें, यात्रियों के संस्मरण आदि चीज़ों को टटोलना होगा। जब आप उपन्यास पढ़ेंगे, जैसे आप एक कवि को देखिए, कभी कभी सम्मेलन में जाइए, वो अपने आसपास आम चीज़ों को इतनी अच्छी भाषा में गीत के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे कि लगेगा ये हमारे ही आसपास हो रहा है। आपने महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद के बारे में अवश्य सुना होगा। उनकी पुस्तक जब आप पढ़ेंगे ना तो लगेगा कि
हम आम जीवन से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। इतनी अच्छी उनकी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। इनकी कई रचनाएं जैसे गबन हो गया, गोदान हो गया, कफन में एक सामान्य आदमी की परिस्थितियों का जिक्र है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि उस जमाने में चीजें कैसे क्या हुआ करती थी। इनकी रचनाओं में तत्कालीन समाज की तस्वीर भी देखने को मिलती है। अच्छा, मान लीजिए अभी आपको कोई कहे कि एक पुस्तक लिखिए, तो आप जाहिर सी बात है जो समाज में देख रहे हैं उसी सूझबूझ से आप पुस्तक लिखेंगे। तो जब हम उस समय के इतिहासकार उपन्यास पढ़ेंगे तो हमें भी उस समय के समाज के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। कुछ लोग कहानियाँ, उपन्यास एवं ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित फिल्म भी बनाते हैं। इन फिल्मों के माध्यम से मनोरंजन के रूप में अतीत के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जैसे करीब 200 साल पहले कैमरे का आविष्कार हुआ था। भारत में इसका इस्तेमाल 1850 ईस्वी के दौरान शुरू हुआ। ठीक है, ये 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ। मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। इनका फोटो उपलब्ध है, इसके पहले वाले का फोटो नहीं है। वह पहला और आखिरी मुगल बादशाह था जिसकी फोटो कैमरे से खींची गई थी। कौन? बहादुर शाह द्वितीय। ऐतिहासिक स्रोत के रूप में व्यक्तियों, स्थानों और वस्तुओं के फोटो बहुत उपयोगी साबित होते हैं। आपने अभी तक ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में जाना। आइए कुछ ऐतिहासिक स्रोतों को विभिन्न समाचार पत्रों, CID रिपोर्ट एवं पत्र के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, पेपर में छपा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू इन बिहार, 30,000 मैन असेंबल एट छपरा टू हियर हिम। मतलब है ना, जब जवाहरलाल नेहरू बिहार आए होंगे तो 30,000 आदमी उनको सुनने के लिए आए। पर्दा लेडीज एक्टिव एट मुजफ्फरपुर, है ना, पर्दा लेडीज जो मुस्लिम महिलाएं जो पर्दा में रहती थी वो भी बढ़ चढ़ कर आगे आई। कहाँ? मुजफ्फरपुर में। देखिए इनके बारे में पढ़ते हैं। 31 मार्च को पंडित जवाहरलाल नेहरू छपरा से अपनी सभा की शुरुआत करते हैं। छपरा रेलवे स्टेशन पर डॉक्टर महमूद एवं करीब 400 कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। 9 बजे सुबह से आसपास के इलाकों में करीब 8 गांवों में उन्होंने सभाएं की। प्रायः हर जगह लोगों से अहिंसात्मक ढंग से नमक कानून तोड़ने का उन्होंने आग्रह किया। 31 मार्च की रात को बेतिया के लिए वो रवाना हुए। अगले दिन 1 अप्रैल को बेतिया में करीब 20,000 लोगों की सभा को उन्होंने संबोधित किया। बेतिया से कार द्वारा वो मोतिहारी के लिए रवाना हुए। वहां दोपहर को करीब 10,000 लोगों की भीड़ को संबोधित किया। हर जगह लोगों ने उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया। अपने बिहार भ्रमण के दौरान उन्होंने सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर एवं सारण जिलों में लोगों को अंग्रेजी शासन के द्वारा प्रतिबंधित नमक कानून तोड़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। 3 अप्रैल को उन्होंने सारण जिले में चौकीदारों से अंग्रेजी सेवा छोड़ने का भी आग्रह किया, है ना। ये देखिए 1930 की रिपोर्ट। उस समय नमक कानून तोड़ा गया था, नमक आंदोलन हुआ था। ये देखिए क्या लिखा है, बिहार प्रिपेयर्स फॉर स्ट्रगल, रैलिंग ग्राउंड कांग्रेस बैनर, है ना, वो स्ट्रगल जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस वक्त की। ये देखिए कब का है, 1930 का। फिर यहाँ देखिए सत्याग्रह इन बिहार, बिहार में जो सत्याग्रह चला उस वक्त पेपर अखबारों में छपी थी, आप देख सकते हैं, है ना। हिंदी में देखिए, महात्मा जी ने नमक कानून तोड़ डाला, न रोक टोक न पुलिस। बम्बई और अन्य स्थानों में भी सत्याग्रह, महात्मा जी का संदेश, है ना। ये देखिए आज छपरा जिले में सत्याग्रह हुआ, बिहार में दमन चक्र, पटने में 4 गिरफ्तारियां। ये सब चीज़ें उस वक्त छपा करती थी। अभी भी पेपर पढ़िए आप, रोजमर्रा की चीज़ें दिखेंगी आपको जो हो रहा है, महत्वपूर्ण घटनाओं। फिर यहाँ देखिए बिहार सत्याग्रह समाचार, सारण में, है ना, ताड़ी इस साल न बनने पावेगी, इस बार ताड़ी नहीं बनेगी, उस बारे में है। अब ये देखिए स्रोत, ये देखिए वायसराय के नाम गांधी जी का पत्र। अब गांधी जी ने क्या लिखा था वो एक बार पढ़ते हैं। सत्याग्रह आश्रम, ये साबरमती, 1930 की बात है।
प्रिय मित्र, गांधी जी ने लिखा है, निवेदन है कि इससे पहले कि मैं सविनय कानून भंग शुरू करूं और शुरू करने पर जिस जोखिम को उठाने के लिए मैं इतने सालों से हिचकिचाता रहा हूं उसे उठाऊं, इस उम्मीद से मैं आपको यह पत्र लिखने जा रहा हूं। अगर समझौते के कोई रास्ता निकल सके तो उसके लिए कोशिश कर देखें। तो गांधी जी ने कह दिया कि हम इससे पहले कि आंदोलन शुरू करूं, अगर कोई समझौता निकल सकता है तो आप देख लें उसे। अहिंसा में मेरा विश्वास तो जाहिर ही है। जानबूझकर मैं किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं कर सकता, तो फिर मनुष्य हिंसा की तो बात ही क्या है। फिर भले ही उन मनुष्यों ने मेरा या जिन्हें मैं अपना समझता हूँ उनका बड़े से बड़ा अहित ही क्यों न किया हो। इसलिए जो भी अंग्रेजी सल्तनत को मैं एक बला मानता है, तो भी मैं यह कभी नहीं चाहता कि एक अंग्रेज को या भारत में उपार्जित उसके एक भी उचित हित को किसी तरह का नुकसान पहुंचे, है ना। वो कह रहे हैं हम नहीं चाहते कि हम कुछ ऐसा कुछ गलत करें। तो फिर मैं किस कारण अंग्रेजी राज्य को साप रूप मानता हूँ। कारण ये है कि इस राज्य ने एक ऐसा तंत्र खड़ा कर लिया है जिसकी वजह से मुल्क हमेशा के लिए बढ़ते हुए परिणाम में बराबर चूसा जाता रहा। इसके अलावा इसके इस तंत्र का फौजी और दीवानी खर्च इतनी ज़्यादा तबाही करने वाला है कि मुल्क उसे निकाले। अगर आप न सुनेंगे तो क्या होगा, लेकिन अगर ऊपर लिखी बुराइयों को दूर करने का कोई इलाज आप ढूंढ निकालेंगे और मेरे इस खत पर का आप पर कोई असर न होगा, तो इस महीने की 11वीं तारीख को मैं अपने आश्रम के जितने साथियों को ले जा सकूंगा उतने साथियों के साथ नमक संबंधी कानून तोड़ने के लिए कदम बढ़ाऊंगा। गरीबों के दृष्टि बिंदु से यह कानून मुझे सबसे ज़्यादा अन्यायपूर्ण मालूम हुआ है। आज़ादी की यह लड़ाई खासकर देश के गरीब से गरीब लोगों के लिए है। अतः यह लड़ाई इस अन्याय के विरोध से ही शुरू की जाएगी, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है जो अमीर गरीब ऊंच नीच मतलब हर घर में प्रयोग किया जाता है। तो गांधी जी को लगा ये एक सबसे बढ़िया है ना, यह चीज़ें हैं जिससे के थ्रू हम पूरी भारत से जुड़ सकते हैं, और ऐसा हुआ भी। अब आते हैं, देखते हैं समय के साथ परिवर्तन। कक्षा 7 में हम लोगों ने पढ़ा था कि समय के साथ हमारे समाज में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन कभी शब्दों के अर्थ, कभी नामों स्थान के नाम में, कभी भौगोलिक सीमाओं एवं जीवन शैली के संदर्भ में होते रहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिक भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव सम्मिलित है। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में हम किसे किसे शामिल करेंगे, तो आज का जो भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, भूटान है और मालदीव है, इसे हम पूरा भारतीय उपमहाद्वीप कहेंगे। इनमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश अंग्रेजी या अंग्रेजों के भारतीय साम्राज्य के अभिन्न अंग थे। म्यांमार, जिसे हम तत्कालीन बर्मा कहते थे, तथा श्रीलंका, जिसे हम उस वक्त सिलोन कहते थे, इसे भी 1937 ईस्वी तक अंग्रेजों के एशियाई साम्राज्य के अंग थे। स्वतंत्रता के बाद हमारा देश हिंदुस्तान दो भागों में विभाजित हो गया। बलूचिस्तान, सिंध, पश्चिमी पंजाब एवं पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चले गए। बाद में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा जो है ये अलग होकर बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र देश बन गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में बिहार एवं उड़ीसा ये जो है बंगाल प्रांत के अंग थे। 1912 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नए प्रांत के रूप में संगठित किया गया। 1936 में जो है उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया और दोनों को अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। मतलब पहले बिहार, बंगाल और उड़ीसा ये बंगाल में ही आते थे। फिर 1912 में बंगाल और उड़ीसा को बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया और 1936 में उड़ीसा और बिहार को भी अलग कर दिया गया। पुनः 15 नवंबर 2000 को बिहार के उसके दक्षिणी पठारी क्षेत्र को अलग कर एक नया राज्य बिहार से अलग कर झारखंड का गठन हुआ 2000 में। देख रहे हैं कैसे भौगोलिक सीमा वो बदल रही है ना। देखो बिहार विभाजन के पूर्व ऐसा दिखता था, आप देख सकते हैं, लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ से हमने इसको तोड़ दिया, ये झारखंड चला गया, ये वाला है ना, ये वाला हिस्सा। अभी हमारा यहाँ यहाँ से ये बॉर्डर है, ये से
ये इधर साहेबगंज चला गया है ना। और अभी हमारा बिहार कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा। तो देख रहे हैं चीज़ें बदल रही हैं। इसमें आप देख सकते हैं इस फिगर में कि ब्रिटिश जो राज्य थे, ये जो पिंक कलर का आपको गुलाबी रंग का दिख रहा है, ये ब्रिटिश साम्राज्य हो गया है ना। और ये जो पीले कलर में ये स्वतंत्र राज्य हो गए है ना। इस तरह से चीज़ें हम देख सकते हैं। अभी जो हमारा भारत का मानचित्र है वो ऐसा दिखता है। ये देखिए अभी भारत में 28 राज्य हो गए हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं।